हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। मेरा नाम है बेटा नेहा अग्रवाल। नीट 2025 का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है एंड फाइनली अब नीट की काउंसलिंग का स्केड्यूल भी आ गया है। सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि कहीं रीनीट होगा, दोबारा से रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग डिले हो जाएगी। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, क्योंकि बेटा नीट की काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया है, वो भी जुलाई से ही उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा बेटा, अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि नीट की काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे जो खुद से काउंसलिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि उनसे कोई स्टेप मिस नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको काउंसलिंग का स्केड्यूल थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कहाँ पे आपका रोल है और किस स्टेप में आपका रोल नहीं है। इतने बड़े स्केड्यूल को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऑल इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट राजस्थान के लिए मैंने राजस्थान की भी स्टेट काउंसलिंग के लिए आपके साथ पूरे राजस्थान के कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी है। BAMS और BHMS की भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए मैंने आयुष काउंसलिंग के लिए आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर कर दी है, जिसमें आप अपनी खुद की थोड़ी बहुत प्रायोरिटीज के हिसाब से हल्की फुल्की फेरबदल करके अपनी एक अच्छी सी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी हाई टाइम बेटा कि अब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी रखें। अब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी रखनी होगी। समझते हैं बेटा कि काउंसलिंग में हमारे पास ये जो शेड्यूल आया है, इसमें आपने किस किस बात का ध्यान रखना है और आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या क्या बता रहा है। फर्स्ट तो आप ध्यान रखो कि ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों की डेट्स बताई गई हैं और 4-4 राउंड्स होते हैं दोनों में, सभी बच्चों को पता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक बात। सबसे पहले ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं। बेटा अगर जो तो आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग करने वाले हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 21 जुलाई से। ये जो 21 जुलाई लिखा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से बेटा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा आपका। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए राउंड फर्स्ट में बैठने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट होगी बेटा 21 जुलाई से, और ये चलती रहेगी कब तक, 30 जुलाई तक। 30 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो 21 जुलाई से 30 जुलाई तक जो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, नॉट रजिस्ट्रेशन, आपकी काउंसलिंग 21 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इसको हम अभी ब्रेक करके पढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद क्या क्या है, 21 जुलाई से 30 जुलाई में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 21 जुलाई को और ये काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी बेटा 30 जुलाई को। तो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चलने वाली है कब तक, आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चलने वाली है बेटा 21 से 30 तक। फिर देखो स्टेट काउंसलिंग साथ में इधर स्टार्ट हो रही है 30 जुलाई से 6 अगस्त तक। 21 से 30 जुलाई तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया की, फिर 30 जुलाई से 6 अगस्त तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेट की। ठीक है। उसके बाद देखो 6 अगस्त यहाँ तक आए। अब यहाँ देखो 12 अगस्त से 20 अगस्त, 12 से 20 अगस्त में आपकी सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। फिर 19 अगस्त, यहाँ पर 20 तक ये काउंसलिंग चल रही है, पैरेलली 19 से 29 तक में बेटा स्टेट के सेकेंड राउंड है। उसके बाद 3 सितंबर से 10 सितंबर तक थर्ड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। देन यहाँ पर 10 सितंबर तक काउंसलिंग चल रही है। मीनवाइल 9 सितंबर से 18 सितंबर तक इधर चलेगी स्टेट काउंसलिंग। देन आप राउंड 4 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड की अगर बात करें तो 18 सितंबर तक तो थर्ड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग चली। अब 22 सितंबर से 26 सितंबर, इसमें टाइम बहुत कम रखा जाता है, 4 दिन का यहाँ पर टाइम है। 22 से 26 सितंबर में बेटा ऑल इंडिया की स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर मीनवाइल 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगी आपकी स्टेट काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड, और ऐसे आपका शेड्यूल चलेगा। अब आप ऑल इंडिया में बैठने वाले हैं कि स्टेट काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, या आप दोनों काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, उसके हिसाब से आप इन डेट्स का ध्यान रखेंगे। अब देखो 21 से 30 में आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको बीच में टाइम दिया जाता है। 30 जुलाई तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हुआ और 6 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना है, मतलब 30 तक आपको जो भी रिजल्ट पता चल रहा है बेटा, उसके बाद 6 तारीख तक में आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है, फीस सबमिट करनी है। तो ये बीच का जो टाइम है ज्वाइनिंग के लिए दिया जाता है, बीच का जो टाइम है वो आपको ज्वाइनिंग के लिए दिया जाता है। हर जगह पे ऐसा ही होगा, 6 अगस्त तक ज्वाइनिंग है। मीनवाइल यहाँ पे 30 जुलाई से 6 अगस्त
अगस्त तक स्टेट काउंसलिंग चल रही है और इसकी ज्वाइनिंग बेटा 12 अगस्त तक है। 12 से 20 तक ये काउंसलिंग, 29 अगस्त तक इसकी ज्वाइनिंग है। तो ऐसे ही हर काउंसलिंग खत्म होने के बाद कुछ दिन की विंडो मिलती है जिसमें आप कॉलेज में जाते हैं, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप अपनी फीस लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लेकर जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल। ठीक है, अब देखो इसी काउंसलिंग में एक बात ध्यान देना कि बैच कमेंसमेंट, आपका एकेडमिक सेशन की जो डेट निकली है वो क्या है, 1 सितंबर। क्या डेट है बेटा, 1 सितंबर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हो सकता है कि हमको राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग में बैठना पड़ रहा है, 3 सितंबर से तो ये स्टार्ट हो रही है और 1 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है। फिर उसके बाद 22 सितंबर से स्ट्रे वैकेंसी, इसकी ज्वाइनिंग देखो कब जा रही है बेटा, 3 अक्टूबर। 1 महीने का डिफरेंस आ गया, 1 सितंबर से क्लास और 1, तो क्या इनके लिए दोबारा से क्लासेस शुरू होंगी? नहीं बेटा, ये जो डेट आती है ना ये सभी के लिए आती है, इट्स फॉर ऑल राउंड्स। चाहे आपका एडमिशन इससे हो, इससे हो, इससे हो या इससे हो, किसी भी राउंड से हो, चाहे स्टेट से हो या ऑल इंडिया से हो, आपका जो क्लासेस शुरू होने का टाइम होता है वो सबके लिए सेम होता है। ये टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आपको रन टाइम पर पता चल जाता है, 1-2-3 दिन ऊपर नीचे, फिर शुरू के 3-4 दिन तो ओरिएंटेशन सेशन टाइप की चीज़ें चलती हैं, तो कुछ दिन तो वैसे ही कवर हो जाते हैं। हाँ ये है कि ये बच्चा सोच सकता है कि इसकी ज्वाइनिंग अगर इसने 3 अक्टूबर तक करी, इसकी ज्वाइनिंग इसने 3 अक्टूबर तक करी, तो 3 अक्टूबर के बाद उसके क्लासेस का कुछ तो लॉस हो जाएगा। हाँ 20-25 दिन के आपकी क्लासेस का लॉस होगा, बट वो बच्चे जाकर फिर नोट्स वगैरह लेके और अपना बैकलॉग कवर कर लेते हैं। बेटा आपके लिए कोई अलग क्लासेस शुरू नहीं होती, पर ये बहुत टेंशन की कोई बात नहीं है आपके लिए, आप यहाँ पे आराम से क्लासेस जाके कवर कर लेते हैं, जो आपका काम छूट जाता है, बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं शुरू में, इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। बट ये जो डेट होती है फाइनल बेटा, हर कॉलेज में 1-आध दिन आगे पीछे हो जाती है, वो सबके लिए सेम होती है। ठीक बात। अब देखो स्टेट काउंसलिंग में दूसरी बात आप याद रखो, ये जो स्टेट काउंसलिंग है उसकी ये जो डेट दी गई है 30 से 6 जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए दी गई है, तो ये जरूरी नहीं 30th से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 21 तारीख से, पर बेटा बहुत सारे स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बहुतों की बाकी है। तो ये है बेटा 30 जुलाई से स्टेट जो है चॉइस फिलिंग कराने लग जाएंगे और इस विंडो में सभी स्टेट्स का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये है बेटा, लेकिन कि सभी स्टेट्स इस डेट के अंदर अपनी पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग, इन डेट्स के अंदर अपनी दूसरी राउंड ऑफ काउंसलिंग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात कि अपने पास ये डेट्स हैं। अब हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के शेड्यूल को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं बेटा ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग, जो 15% सीट्स के लिए होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसमें आप सभी कॉलेजेस के 15% कोटा को कवर करते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो आप इसकी काउंसलिंग अटेंड करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसमें आप ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, पहले एमबीबीएस के, फिर बीडीएस के, फिर बीएससी नर्सिंग के, ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं। तो ये जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंडिया के पूरे 350 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आपके पास है, उसके हिसाब से आप अपनी एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और उसको आप फिल करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले बेटा राउंड 1 की जो काउंसलिंग है उसकी डेट में क्या है, आपने करा 18th to 19th, तो आप वेरिफिकेशन करा लीजिए सीट मैट्रिक्स का। अब देखो ये काम शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। एक्चुअली ना ये आपके करने का कुछ भी नहीं है, ये वाला काम आपके करने का नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये भी आपका काम नहीं है और ये भी आपका काम नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिर रिजल्ट चेक करना है और रिपोर्टिंग करनी है। आप इन 4 कॉलम्स पे ध्यान दीजिए। आपका काम शुरू हो रहा है 21 जुलाई से बेटा, आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू हो जाएगी और 21 से 28 तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन जिस बच्चे ने करी 21 को करो, 22 को करो, 23 को करो, 26 को करो, 27 को करो, आपको बेटा 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपने 21 को अगर रजिस्ट्रेशन कर ली है तो भी आपको सीट मैट्रिक्स आके चॉइस फिलिंग का वेट करना पड़ेगा, 22 तारीख के बाद ही हो पाएगा वो। और अगर आप लेट से 23 तारीख को जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है तभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 21 से 28 तक आपकी रजिस्ट्रेशन की विंडो भी ओपन है, तो आप आराम से 23 को भी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो
21 से 28 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और 28 तक आपकी चॉइस फिलिंग भी चल रही है। तो आप लेट भी अगर हो जाए तो आप हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक बात। अब देखो बेटा 22 जुलाई को जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि चॉइस फिलिंग होगी, तो ऐसा नहीं है कि 22 जुलाई को सुबह आंख खुली और आप सोचो चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रही। पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। उसमें सीट मैट्रिक्स में क्या होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स, कितना कोटा, ये सब कुछ एक मैट्रिक्स निकल के आता है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है 22 की रात से चॉइस फिलिंग कर पाएं आप, हो सकता है 23 की मॉर्निंग हो जाए, बट 22 के शाम और रात तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप 21 या 22 में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। आप लेट हो गए तो आप 23 को भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, एंड हैंड टू हैंड आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाए उसके कुछ देर बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये चॉइस फिलिंग होगी। अब बेटा क्या है, आपको चॉइस लॉक करनी है। कब तक? 4 बजे तक। लास्ट आपको लास्ट 4 बजे तक 28 जुलाई को चॉइस अपनी लॉक करनी है। कभी कभी दिक्कत क्या आती है, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम चॉइस लॉकिंग रह गई। तो बेटा अगर आपने चॉइस लॉक नहीं करी, एंड में कुछ आपको चेंज करना हो तो आप कर लीजिए, फिर फाइनल अपनी चॉइस को लॉक करिए एंड में जब आप श्योर हो जाए। पर इस विंडो तक 28 जुलाई को 11:55 रात का जो है, तब तक आपने चॉइस लॉक नहीं करी, तो आपने फिर क्या होगा, आपने जो पहले फिल कर रखा था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। आपने चॉइस लॉकिंग नहीं करी तो ऑटो लॉकिंग हो जाती है चॉइसेस की जो आप फिल करते हैं उसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 22 जुलाई से 28 जुलाई अप टू 11:55 PM ऑफ 28 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा चॉइस लॉकिंग कब से कब तक है? 4 PM ऑफ 28 जुलाई टू 11:55 PM ऑफ 28 जुलाई। 28 जुलाई को रात को 11:55 तक। ऑब्वियसली कोई बच्चा इतनी देर वेट नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल बेटा अगर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आप इतने लेट हो जाते हैं तो आप 28 जुलाई की रात के 11:55 तक आपके पास लास्ट टाइम होता है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग, अगर आप इतना लेट करें तो आपको हैंड टू हैंड लॉकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉक करने का भी वही टाइम है। और जिन्होंने पहले फिलिंग कर ली है उनको भी बेटा 28 तारीख को शाम को 4 बजे से ही लॉक करने का टाइम मिलेगा। और अगर आपने इस टाइम में, इस गिवन टाइम में लॉकिंग नहीं करी चॉइस की, तो आपने जो भर रखा होगा उसकी ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। लॉक क्या करना होता है, बच्चे को लॉक करने से पहले एक बार चेक करके कुछ रीशफलिंग करनी होती है कॉलेज की, तो वो कर लेते हैं, फिर फाइनल अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको लॉक कर देते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग को। अब देखो इसके बाद इसमें आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर लॉक करके अब छोड़ दो। उसके बाद बेटा 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, बट उससे एक दिन पहले 30 जुलाई को बेटा जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, आपने जो चॉइस फिलिंग करी तो किसको किसको सीट अलॉट हुई, कौन से कॉलेज में हुई, इसका ये जो रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले एक टेंटेटिव रिजल्ट आता है। उसमें अगर आपको कुछ परेशानी लगती है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या आप कुछ करेक्शन डिमांड करते हैं तो आप ईमेल कर देते हैं। कुछ बच्चों का ही ऐसा होता है अगर केस, तो वो हैंड टू हैंड रिजॉल्व कर दिया जाता है। 31 जुलाई को फिर बेटा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो आप 31 जुलाई को फिर देख पाएंगे। ये सारी डेट्स मोस्टली टेंटेटिव होती है, एक आध दिन कुछ आगे पीछे होता है तो उस टाइम पर ही पता चल जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग साइट पर ही। ठीक है, तो 31 जुलाई को आपको फाइनल रिजल्ट पता चला। अब आपने देखा आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएंगे। अगर जो तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आप वापस से लॉगिन करेंगे एमसीसी पर, आपका एक सीट एलोकेशन जो आपको सीट मिली है उसका लेटर मिलेगा, वो आपको रिपोर्टिंग के लिए लेके जाना, आप उसको निकालेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। आपको जो कॉलेज मिला है आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि वो जो कॉलेज है वो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, जो ओरिजिनल चाहिए, जो फोटोकॉपी चाहिए। और बेटा वहाँ की जो फीस है आप अपनी चेकबुक लेके जा सकते हैं, या जिस सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पर जाके बैंक में, आपका जो भी बैंक है उसमें जाके डीडी तैयार करवा सकते हैं। ये इस तरह से जो भी फीस है वो आपको अरेंज करके और फिर लेके जाना है बेटा 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, अब 1 से 6 तक का आपके पास टाइम है। लास्ट 6 तक के अंदर बेटा आपको रिपोर्ट करके ज्वाइन कर देना है। रिपोर्ट करके ज्वाइन करने में करना क्या है बेटा, आपने सीट अलॉटमेंट लेटर निकालना है एमसीसी की वेबसाइट से, जो आपको सीट अलॉट हुई है। आपके फाइनल रिजल्ट में आएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, वहां पे उस कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको अपनी फीस अरेंज करनी है और उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है विद इन
1 अगस्त टू 6 अगस्त, लास्ट है 6 अगस्त, तब तक आपको रिपोर्ट कर देना। ये बीच का टाइम आपको इसलिए ही दिया जाता है ताकि आपको जो भी मूवमेंट करनी है, किसी और सिटी जाना है, तो आपको जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम लेना है, आप वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचेंगे, अपना अरेंजमेंट करेंगे और वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे वहाँ पर आप कब तक, 6 अगस्त तक। तो इस तरह से आपका काम चलता है। आपने इतना ज़्यादा ये सब जो लिखा हुआ है इससे उतना मतलब नहीं है आपको किन चीज़ों से मतलब है, 21 से 28 तक आपके पास रजिस्ट्रेशन विंडो है। देन 22 से पहले सीट मैट्रिक्स आएगा 22 को, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। 28 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतना लेट आपने नहीं करना है कि आप एकदम लास्ट 28 तक का वेट कर रहे हैं। फिर 28 तारीख को शाम को 4 बजे से 11 बजे तक का ही तो टाइम आप तो मानिए है, 11:55 तक टाइम, पर बेटा आपने थोड़ा सा अर्ली कंप्लीट करना है काम को, उस तक में आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। और अगर आप लॉक नहीं करते ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। देन आपको टेंटेटिव रिजल्ट देखना है, फिर आपको फाइनल रिजल्ट देखना है और अपनी चीजें लेनी है और इस डेट के अंदर आपको जाकर रिपोर्ट करना है। ये इस तरह से ही सारी काउंसलिंग में चलता है, सारे राउंड्स में चलता है। ये हो गया का। ऐसे ही आ जाएगा बेटा आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब देखो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगेन ये आपका कोई काम नहीं है, इसमें भी आपका कोई काम नहीं है और इसमें भी आपका काम नहीं है। आपका काम किसमें, अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अभी बैठ रहे हैं, आपने मान लीजिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करी, आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करी, तो उस केस में बेटा आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कब से शुरू हो रही है ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है आपकी 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको करनी पड़ेगी। बट जो तो बेटा अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड कर चुके हैं तो आप सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको चॉइस फिलिंग बार बार करनी पड़ती है, मैं बच्चों को बार बार बताती हूँ बेटा, आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है, चाहे आप फर्स्ट राउंड में करिए या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, जहां से आप रजिस्टर करेंगे उसकी आगे की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल है, रजिस्टर्ड है। बट आपको चॉइस फिलिंग बार बार करनी होती है बेटा, बिकॉज सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल जो है वो चेंज हो जाती है हर राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो आपको जो है सीट मैट्रिक्स चेंज होता है, इसलिए चॉइस फिलिंग बार बार करनी पड़ती है। आप एक राउंड में काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करके उसको पूरी काउंसलिंग में नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो तो आप पहली बार ही अब काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं बैठे या बैठे, डजंट मैटर, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 13 अगस्त से आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी और 18 अगस्त तक के अंदर में आपको सीट मैट्रिक्स आने के बाद 13 से 18 के बीच में चॉइस फिलिंग करनी है वापस से, और फिर से आपको चॉइस लॉक करनी है। चॉइस लॉक अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटो लॉकिंग हो जाएगी और फिर से आपका 18 के बाद 21 को रिजल्ट आएगा बेटा, और 21 से पहले 20 तारीख को एक टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, फिर 21 को फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर आप इसमें से अपना अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे अपने कॉलेज के, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, एंड अपनी फीस अरेंज करेंगे। और 22 से 29 अगस्त, 21 को रिजल्ट आया, 22 से आप लग जाएंगे किसमें, ज्वाइनिंग में। 22 से लास्ट आपके पास कितना कब तक का टाइम है, 29 अगस्त, 29 अगस्त तक बेटा आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपने अटेंड नहीं किया, सेकंड कर रहे हैं, पहली बार काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, जब ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वरना नहीं करना है, ठीक बात। सेम ऐसे ही बेटा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आइए। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी क्या होगा, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी क्या होगा, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बेटा फिर से ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है और ये भी आपका काम नहीं है। आपने क्या करना है, 3 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। फिर से अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग से ही बैठ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 3 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, नहीं तो आप लॉक करेंगे। उसके बाद बेटा रिजल्ट आ जाएगा 11 सितंबर को, और 12 से 18 तक का आपको टाइम दिया गया है कि आपको इसके अंदर जाके अपने कॉलेज में ज्वाइन करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस ले जाकर, ठीक। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जो तो आपको इफ कॉलेज नॉट अलॉटेड इन सेकेंड राउंड, अगर आपने सेकेंड, अब क्या हो सकता है ऑप्शन आपके पास, सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ध्यान से सुनो, सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था बट आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप तो रजिस्टर कर चुके थे, आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो भी आप अब आगे बढ़ जाइए। अगर आपको कॉलेज मिल गया है पर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको सेकेंड राउंड में, देखो क्या है बेटा, अगर सेकेंड राउंड में आपने रजिस्टर किया तो या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा।
आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? नो, आप थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर मत करिए, सीधे चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है। लेकिन आपको कॉलेज मिला था पर आपने ज्वाइन नहीं किया, ध्यान से सुनो, आपको कॉलेज मिला था पर आपने जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आप सोच रहे हैं कि शायद आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो बेटा रजिस्ट्रेशन फीस तो आपकी चल जाएगी पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो आपको उस वक्त अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा इस विंडो के बीच में, 3 सितंबर टू 8 सितंबर के बीच में जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की विंडो होती है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा पर सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने अलॉटेड कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हर बारी काउंसलिंग जब आगे बढ़ते हैं हम तो रीसेट का भी ऑप्शन आता है, आप रीसेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने पहले सोचा था कि मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन नहीं चाहिए बट आपको अब लग रहा है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन भरना है तो आप रीसेट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, उसमें ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड देन फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग अगेन 22 सितंबर से 24 सितंबर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे आपको कोई काम नहीं है। अगेन आप फिर उसके बाद 22 सितंबर से सीट मैट्रिक्स आएगा, 25 तक में आपको लॉक करना है बेटा अपनी चॉइस को फिल करके, इससे आपको कोई काम नहीं, आपका रिजल्ट आएगा 27 को और फिर 27 से 3 यहाँ पर विंडो थोड़ी सी कम होती है, 27 तारीख से लेकर 3 तारीख तक में बेटा आपको जाकर वहां पर रिपोर्ट करना है। और मैंने पहले भी आपको बताया है अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिला, अगर बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिला, अभी तक पहले कॉलेज मिला नहीं लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का तो चलेगा, पर बेटा अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक में भी आपको कॉलेज मिल गया और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, इफ कॉलेज नॉट टेकन बाय यू विच वाज गिवन टू यू इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तब आप अगली साल नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर नीट की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज बेटा अब ये लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते तो एमबीबीएस की वो सीट वेस्ट हो जाती है और एमबीबीएस की इन लिमिटेड सीट्स में एक भी सीट गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है वेस्ट करने को, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। तो बेटा इसलिए आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड ही ना करें। अगर आपको लगता है कि इस साल आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, आपको एक साल और ड्रॉप लेना है, आपके प्लान्स कुछ चेंज हो गए हैं, तो अगर आपका ये प्लान है कि कॉलेज मिल जाए फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर आपने छोड़ दिया, आप एक साल और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा उस केस में आप नेक्स्ट ईयर वैसे भी नीट की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिलता है और वो आप छोड़ देते हैं तो ये अप्लाई नहीं होता, स्ट्रे वैकेंसी में अप्लाई होता है, बिकॉज पहले आपने सीट छोड़ दी तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रे वैकेंसी में बच्चों के लिए अवेलेबल है, पर स्ट्रे वैकेंसी में आपने अगर सीट छोड़ दी तो अब वो सीट वेस्ट हो जाएगी। तो बेटा आपको मैंने पहले भी ये बहुत क्लियरली बताया है, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिर से वैसे तो हम डॉक्यूमेंट्स पे बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास है, स्टिल फिर भी देख लीजिए, आपके पास क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट रेडी होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, माइग्रेशन और टीसी आपको स्कूल से मिलती है वो मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की मैंने आपको वैलिडिटी भी बता दी है कि अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है, उतने में ही आपको अपना कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना है, ठीक है। उसके अलावा बेटा नीट का एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज जो बताया था, नीट का आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपने रेडी रखना है। ये सब चीज़ें अब आप रेडी कर लीजिए। अब आपने करना है कि आप काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, बहुत दिन भी नहीं है, तो ये सारे अब आपके पास रेडी होंगे। आप काउंसलिंग का वैसे भी वेट कर रहे थे, ये सब रेडी होंगे, इसमें से कुछ भी नहीं है बेटा, तो उसको रेडी कर लीजिए। इसके अलावा बेटा जो भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली होगी, एक उनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की स्लिप होगी, वो स्लिप आपको निकाल के रखनी है। आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, जो भी आधार कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपने अपने नीट के फॉर्म में लगाया था, 8 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो सेम आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी। अगर आप मतलब कुछ स्टेट्स में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आप उस ऐसे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो रेडी रखिए। आपके पास गैप एफिडेविट होना चाहिए, अगर आपके 12th और अभी नीट के एग्जाम के बीच में गैप लगा है तो आपके पास जिस भी स्टेट की आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है उसका डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा कि आपके जो वो आए हैं, आपका जो नीट का शेड्यूल आया है ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कोशिश की आपके स्टेप्स को इजी करने की, आपको कहाँ पे ध्यान देना है, आपको क्या किस स्टेप के बाद क्या स्टेप होगा और किस विंडो को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अभी भी
इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी आया नहीं है एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसिलिंग का, वो अभी भी रिलीज होना बाकी है। जब रिलीज होगा तो उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी, आप इत्मीनान से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो और डाउट्स थे बच्चों के, जैसे कि ऑब्वियसली बेटा अगर आपके पास 2 स्टेट का अगर डोमिसाइल है तो आप एक का ही काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग, और उसमें भी आपके मार्क्स, रैंक, लास्ट ईयर की कट ऑफ, मैं बार बार कहती हूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ पे ध्यान दें। लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में बैठना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके हिसाब से आप बैठिए। एक डाउट और है बच्चों का कि अगर मैम मान लीजिए कि हमारे पास किसी एक स्टेट का डोमिसाइल है, लेट से बिहार का डोमिसाइल है, और हमने नीट के फॉर्म में राजस्थान का भी डोमिसाइल था, इसलिए राजस्थान परमानेंट एड्रेस में भरा है। तो बेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ध्यान दो, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपना एड्रेस चेंज करने का, वो उस स्टेट के लिए। जब आप स्टेट काउंसलिंग करेंगे, जब आप स्टेट काउंसलिंग करेंगे फर्स्ट राउंड के और आप रजिस्टर करेंगे, तो वहां पर आप वही डोमिसाइल यूज करेंगे, वही परमानेंट एड्रेस यूज करेंगे जिसका आप डोमिसाइल यूज करने वाले हैं, जिस स्टेट की काउंसलिंग में आप जाने वाले हैं। ये चीज हो सकती है। तो ऐसे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। आई एम ट्राइंग कि आपको स्टेप्स ईजी लगे, आपको काउंसलिंग प्रोसेस ईजी लगे, और अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो बेटा स्टेप बाय स्टेप अगर आप ठीक से चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, डेट्स पर ध्यान दे रहे हैं, स्टेप्स पर ध्यान दे रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी सी बना ली है आपने, तो येस इट कैन बी डन बाय योरसेल्फ, आप कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।